तो मार्केट ने आज ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किया और साथ ही साथ फेड का फैसला भी आ चुका है। ऐसे इस बीच के अंदर मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने और समझाने के लिए हमारे साथ एमडी एंड सीईओ पाइपर सैरिका के अभय अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, आपके थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर है और आपके इंटेलिजेंस का हमको भरपूर फ़ायदा मिलता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर से हमारे लिए समय निकाला। अभय, इसी चीज़ से ज़रा शुरू कर रहे हैं। मार्केट आपके नाम की तरह अभय है इस समय, किसी तरह का कोई डर नहीं है, ना ही ग्लोबल मार्केट्स का कोई डर, ना ही डोमेस्टिक मार्केट का कोई डर। फिर भी कोई दबे पाँव भय तो नहीं है मार्केट को, जो हमको अभी नज़र नहीं आ रहा हो लेकिन वो पीछे खड़ा हुआ हो? डिम्पी, गुड मॉर्निंग। और मुझे भी अच्छा लगा काफी दिनों के बाद आपसे गुड बात मॉर्निंग। करके। डिम्पी देखिए, थैंक यू। सबके मन में जो भी इन्वेस्टर हैं, अभी लॉन्ग भी हैं, जो काफी समय से मार्केट में रह चुके हैं, एक डर तो है क्योंकि एक क्लियरली लग रहा है कि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है। पर दूसरी तरफ डिम्पी क्या हो रहा है कि जो भी रिस्क ले रहा है पिछले 4-5 महीने से, उसको उस रिस्क का पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि जो भी डिप्स आए, डिप्स पे जिसने भी लिया, उसने देखा पोर्टफोलियो में वैल्यू बढ़ी। तो अभी भी एक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स का मूड कॉशियस है, पर ये है कि अगर डिप्स आए, करेक्शन दिखे तो उसमें बाय करना चाहिए। और डिम्पी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी मार्केट में काफी लिक्विडिटी है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो रिटर्न्स मार्केट ने दिए हैं डिस्पाइट ऑल द करेक्शंस, वो काफी अट्रैक्ट कर रहा है लिक्विडिटी। तो उस हिसाब से अभी मार्केट एक बड़े नाजुक अ, दौर में है मेरे हिसाब से कि कॉशियस भी रहना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते हैं, थोड़े भी करेक्शन के बाद वापस स्टॉक्स में बाइंग आ जाती है, तो वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा है मार्केट में पॉइंट मूड है कि जो भी न्यूज़ है उसको पॉजिटिव न्यूज़ की तरह लेना चाहिए। तो ये तो टेक्निकल बात हुई टिप्पी पर, जो अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स जो हैं मार्केट के अंडरलाइंग और इकोनॉमी के, वो डिटेरिएट हो रहे हैं जो हम डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं। और मुझे लगता है बड़ी जल्दी मार्केट ये सब फेड रेट कट और बाकी टेक्निकल फैक्टर से अब निकलेगा और देखेगा अर्निंग्स को, क्योंकि अर्निंग सीजन अभी स्टार्ट होगा जल्दी ही। तो उस समय वापस मार्केट का फोकस जाएगा अर्निंग्स पे, वैल्यूएशंस पे। और उस टाइम पे हो सकता है हमें दिखे एक करेक्शन जो कि अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट बेस्ड हो, क्योंकि मुझे पर्सनली जो हमने रिसर्च किया है, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है अर्निंग्स सीजन से, स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से। सो ये व्यू है अभी डिम्पी इस समय मार्केट और लेके कि आप कॉशियस रहना बहुत जरूरी है, पर एट द सेम टाइम अगर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूज भी करना चाहिए। तो ये नज़रिया आपका मार्केट्स पे है। अभय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसे बाज़ार में अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है कोई नए आइडियाज़ देखना, नई थीम्स को पकड़ना। तो आपकी नज़र कहाँ पे है फ़िलहाल अभय जी? एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि अल्फ़ा जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ किधर देख रहे हैं आप? और साथ ही एक और सवाल है मेरा बैटरी कंपनीज़ पे, क्योंकि जब मैं आपकी पहले की कुछ चर्चाएं देख रही थी तो वहाँ पे समझा कि आपका पॉजिटिव नज़रिया है ये सभी कंपनीज़ पे। कुछ कंपनीज़ आप होल्ड भी करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो थोड़े से करेक्शन के बाद ऊपरी स्तरों से क्या यहाँ पे अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है लंबे इन्वेस्टर्स के लिए, और कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी स्पेस में? ये सृष्टि, मार्केट में अगर लंबे समय का कोई इन्वेस्टर है तो उसके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो। और बुल मार्केट भी है, उसके अंदर भी बेयर मार्केट चलते रहते हैं कई सेक्टर्स में जहां पे इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं है। तो जो हम हमारा अभी फोकस है एज अ फंड, वो है ऐसे सेक्टर्स को बैक करने में जो हमें लगता है इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जिसमें अगले 5 से 10 साल तक की एक ग्रोथ रनवे है, क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है इन सेक्टर्स को। तो उन सेक्टर्स में हम देखें तो एक बड़ा सेक्टर जो अभी उभर रहा है, सनराइज सेक्टर जिसको कह सकते हैं, वो है सेमीकंडक्टर स्पेस में। सेमीकंडक्टर में
काफी प्लेस है, मतलब चिप डिजाइन, और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया में टीएसएमसी जैसी एक फाउंड्री बन पाएगी। वो मुश्किल है, पर डिजाइनिंग का काम और पैकिंग का काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर एक स्पेस है जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दूसरा स्पेस जो हमें बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय, वो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन या स्पेस टेक जिसको कह सकते हैं, क्योंकि कई कंपनीज हम देख रहे हैं इसमें काम कर रही हैं कम्युनिकेशन के लिए। बहुत बड़ा स्पेस है, बड़ी कंपनीज हैं जियो और भारती और ये भी कंपनीज हैं जो इसमें काफी इंटरेस्टेड है इस स्पेस में। तो वो एक दूसरा स्पेस, दूसरा सेगमेंट है। और तीसरा सेगमेंट जो है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। मुझे लगता है ये बड़ा लंबा ट्रेंड है और ये काफी सालों तक चलेगा। और उसी ट्रेंड में इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स में हमारा इंटरेस्ट बना था करीब 8-9 महीने पहले। हमने काफी रिसर्च किया था बैटरी स्पेस में कि कौन सी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक ट्रक्स की बैटरी बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये बड़ा स्पेस है। और एक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 40% की जो कॉस्ट है वो बैटरी की होती है। तो जो आइस इंजन वाली ट्रेडिशनल व्हीकल्स है उसमें बैटरी की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है, पर वो कॉस्ट काफी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उसमें अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जैसा हमारा पोर्टफोलियो सबको मालूम है, मॉडल पोर्टफोलियो, तो उसमें हमारा राजा हमने ऐड किया था। और मुझे लगता है हमारा राजा जो अपनी गीगा फैक्ट्री बना रहा है अभी हैदराबाद तेलंगाना में, उसका काफी लंबा रनवे मिलेगा। तो ये 3 सेक्टर्स हैं सृष्टि जो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और इसमें ही हम अभी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं अपने को। अभय जी, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। 2-3 मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं, सबको मैं क्लब कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब यूएस फेड के रेट कट के बाद, क्योंकि पहले हमने देखा था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से रेट कट आया, ईसीबी ने अपने रेट घटाए, बैंक ऑफ कनाडा ने, तमाम सेंट्रल बैंकर्स रेट घटा रहे हैं। तो उम्मीदें अब आ गई हैं आरबीआई के ऊपर कि यहाँ से भी रेट कट हो। कितनी आपको संभावना दिख रही है? हालांकि हाल फिलहाल के जो कमेंट्स हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से भी कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब रेट कट को लेकर तो नहीं आ रहे हैं। आपको कितनी संभावना दिख रही है? क्योंकि अगर रेट कट होता है तो निश्चित तौर पर अभी फेस्टिव सीजन हमारा शुरू हो गया है, कंजम्पशन को भी बूस्ट देता है। कब तक उम्मीद आपको लग रही है सर रेट कट की? ये मुझे लगता है कि मेरे को इस समय उम्मीद ये नहीं है कि जल्दी ही आरबीआई रेट कट करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई उनको प्रेशर है या जरूरत है। आरबीआई का फोकस इस समय ये है कि जो रेट कट पहले हुए हैं उनका ट्रांसमिशन कैसे हो, क्योंकि वो पुराने रेट कट्स अभी तक ट्रांसमिट नहीं हुए हैं बोरोवर्स के लिए। तो अगर आप देखें पिछले साल भर में हमने देखा कि जो ईएमआई की दरें हैं कार लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए, वो बढ़ी हैं। मतलब जो कार लोन आपको 7.5 7.7% में मिलता था 1 साल पहले, वो अभी 8.5 8.7 पे चला गया। और सिविल स्कोर जिसका वीक है उसको तो 10-10.5% की कॉस्ट आ रही है। तो आरबीआई का कंसर्न ये है कि आप वो रेट काटे भी, पर अगर बैंक्स और सिस्टम उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा तो उस रेट कट का कोई फायदा नहीं है। और ये पिछली 2 रेट कट से हो चुका है कि रेट कट के बावजूद जो बोरोवर है उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रेट काटने की बजाय आरबीआई इस समय ये कोशिश करेगा कि सिस्टम में लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए लेंडिंग करना आसान हो जाए। पर इसको बैलेंस भी कर रहे हैं। आरबीआई का रीसेंट कमेंट्री सुनिए तो रेट कट की बजाय उनका ज्यादा फोकस इस पे है कि एक क्रेडिट बबल ना बन जाए सिस्टम में। और इसकी वजह से उन्होंने रेट कट करने की बजाय बल्कि रिस्क वेट जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे, क्रेडिट कार्ड लेंडिंग पे, एनबीएफसी लेंडिंग पे वो बढ़ाए हैं, हाउसिंग फाइनेंस पे भी बढ़ाए हैं। और वो इसलिए कि आरबीआई नहीं चाहता कि एक तरीके से इतनी ज्यादा अनसिक्योर्ड बोरोइंग हो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे कि एक सिस्टमिक रिस्क क्रिएट हो जाए। तो मुझे लगता है आरबीआई का ज्यादा फोकस इस समय ये है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट काटना उसके उल्टा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई जल्दी में रेट काटेगा, बल्कि आरबीआई ये फोकस करेगा बैंक्स को कि अपना जो लेंडिंग स्टैंडर्ड्स है उन्हें बढ़ाए, रिस्क ज्यादा क्रिएट ना करें बैलेंस शीट में। तो इसके लिए और इसीलिए मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ भी है इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर का अगले 6 महीने में, उसका इम्पैक्ट उस पर दिखेगा अर्निंग्स की ग्रोथ पे।
अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और वो सारे बर्निंग टॉपिक्स थे जो लोगों के मन में चल रहे थे कि कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशंस, आंसर्स हमको मिले, तो आपने वो बहुत अच्छे से दिए, इंटेलिजेंटली दिए सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।